हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से बिलियन का एक नया टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा जो हमने पिछले लेक्चर 16 में हमने बात किया है कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन पे हमने बात किया है। उस सापेक्षिक अवनमन पे आज हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन पर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए बाबू, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बोर्ड में भी आता है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। जैसे आप आईआईटी में चले जाओ, जैसे आप नीट में चले जाओ, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन के आधार पे आप इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो और उस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट लेना है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप डिफरेंट क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझा जाए। सबसे पहले ये समझा जाए कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन है क्या। इसके लिए आप स्पेशली आप लेक्चर 16 को देखिए। आप देखिए एकदम बिलियन जो है एकदम क्रम से हमने 16, 15, 14 ऐसे करके बनाए हैं। आप अगला अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उससे पहले वाला कोई टॉपिक को देखें। जब तक वो शुरू से उसको देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी कभी कुछ बच्चे का कमेंट्स आता है कि वाष्प है क्या सर, वाष्प क्या है। अब बताओ, आप कोई भी द्रव है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो ये अपने वाष्प बनता है। तो ये जो वाष्प बनता है, इस वाष्प का जो साम्यावस्था पर जो दाब होता है उसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। बच्चे का कमेंट्स आता है सर वाष्प दाब क्या है, तो आप इसके लिए लेक्चर 12 देखिए ना। आप 12 देखिए। आप हर टॉपिक पे हर चीज पे हमने बनाया हुआ है। अब देखिए हर द्रव का वो तो द्रव तो वाष्पशील होगा ही। वाष्पशील क्या है, तो वाष्पशील क्या है, द्रव गैस अवस्था में जाएगा। तो जो गैस अवस्था में जाता है तो उसी को तो बोलते हैं वाष्प। अब ये जो वाष्प बना, इस वाष्प का एक अपना दाब होगा। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए बाबू, शुद्ध जल का 298 केल्विन पर वाष्प दाब इतना mmHg है। ये mmHg है, दाब की इकाई है। तो इस द्रव का, इस जल का वाष्प दाब आपका दे रहा है कितना, 23.8 mmHg। इसका मतलब 23.8 mmHg दे रहा है। तो क्या है बाबू, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है। यानी कि आपको यहां पे दे दिया, क्या दे दिया जल्दी बताइए, शुद्ध जल का यानी कि जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब दे दिया। जल का वाष्प दाब देखिए, आप एक चीज बता दें, अब यहां पे लगा दीजिए शुद्ध जल का वाष्प दाब लगा दिया आपने। आप बताओ, आप बताओ इसको, देखो शुद्ध वाष्प दाब को किसे सूचित किया आपने, तो P से। आपने जल का वाष्प दाब है तो P, सिर्फ जल ही ना है बाबू, का कि विलय तो वाष्प नहीं बनेगा, इसलिए उसकी बात ही नहीं करना है। अच्छा शुद्ध लगाए इसलिए नोट लगा देंगे। अब इसका वास्तव क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 23.8 mmHg। क्लियर, समझ में आया। अच्छा अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया के 50 ग्राम को जल के 850 ग्राम में घुला जाता है। यानी जल कितना दे रहा है, 850 ग्राम। अब यहां पे यूरिया घोल रहा है तो देखिए आपका रॉल्ट का नियम लगेगा, चाहे अब कोई भी बात करेंगे। ये बिलियन है, बिलियन में 2 घटक होना चाहिए, कम से कम द्विअंगी में 2 घटक होना चाहिए बाबू। 2 घटक क्या होना चाहिए, एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। बार बार हम बोलते हैं कि अकेले नहीं होगा, उसमें 2 चीज होना चाहिए, एक विलय और एक विलायक। ठीक है, तो आप यहां पे विलय और विलायक होगा, तो यहां पे विलायक के रूप में जल दे दिया। तो विलय के रूप में यहां पे बाबू क्या बुलाया है, तो 50 ग्राम यूरिया बुलाया है। क्या बुलाया है यहां पे, 50 ग्राम यूरिया बुलाया है। अब बताओ, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रहा है। अब इसके बाद
850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोल देता है तो अभी तो बिलियन बन गया। तो बोलता है कि बिलियन के लिए जल का वाष्प दाब की गणना करें, यानी कि ऐसा बोले बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब पीएस कर दे उसको, एस बोले तो सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब बराबर क्या। क्वेश्चन समझ में आया बाबू? यानी कि जल है, जल है, ये जल का अपना वाष्प दाब है। अब ये जल का इतना वाष्प दाब है, कहता है कि हम जैसे ही अवाष्पशील विलय डालेंगे तो वाष्प दाब में कमी हो जाता है। तो आखिर जब डाले तो वाष्प दाब में कमी हो गया, तो कितना ग्राम डाले? 50 ग्राम यूरिया डाले हैं। तो 50 ग्राम आपने यूरिया डाला है तो इसके वाष्प दाब में कमी हो गया, तो आप कमी होकर कितना हुआ इसी का गणना करना है। यानी वो बिलियन जो बना उस बिलियन का वाष्प दाब कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या दिया हुआ है आप बताओ, क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ। इसके लिए क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ। इस बिलियन के लिए जल का वाष्प दाब की गणना करें, ठीक है। और साथ में एक चीज और भी गणना करने के लिए बोल रहा है, तथा वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन का भी गणना करें। यानी कि हमको दो चीजें गणना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो चीजें गणना करेंगे। तो पहले आगे एक का बात करेंगे, तो फिर इसके बाद दूसरे की बात करेंगे। देखिए यहां पे यूरिया का द्रव्यमान कितना दे रहा है बताओ, जल्दी बोलो। यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान कितना दे रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कितना? 50 ग्राम। ये क्वेश्चन में ही दे रहा है बाबू। अच्छा, यूरिया का सूत्र क्या होता है ये बताओ। यूरिया का सूत्र, यूरिया का सूत्र तो आप जानते हो। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2 होता है। अब बताओ, जब यूरिया का आप सूत्र जानते हो तो यूरिया का अणु द्रव्यमान भी आप निकाल सकते हो। तो बताइए यूरिया का अणु द्रव्यमान कितना होगा? कितना अणु द्रव्यमान जैसे बताइए। नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन है तो 28। कार्बन का कितना होता है? 12। तो 28 और 12 40। और 40 और देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो 4। तो 40 और 44 और 16 60, यानी 60 ग्राम पर हो। अच्छी अच्छी बताइए आप, 60 ग्राम पर मोल। आप बताओ यहां पे, सुनो यहां पे ध्यान से सुनो। 60 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो 60 ग्राम पर मोल, इसको हम लोग क्या करें? W2 मान ले। 2 किसके लिए? तो 2 किसके लिए मानेंगे बाबू? तो 2 हम लोग मानेंगे, 2 हम लोग मानेंगे किसके लिए जल्दी बताइए? तो 2 विलायक के लिए मानेंगे। और विलायक यानी कि जो ऊपर में जो घोल रहे हैं जिसको, उसको 2 कर ले। और जो विलायक होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। तो यानी कि हम यूरिया का द्रव्यमान को W2 से मान लेते हैं। आप जिससे मानना चाहते हैं मानिए, उसके लिए टेंशन नहीं है, कि इतना लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। तो सॉरी, इसको आप M2 कर लो और इसको W1 कर लो। अब इतना लंबा यूरिया का द्रव्यमान इतना लिखने के बजाय हम W1 कर देंगे। तो W1 में आप समझ जाइएगा कि ये सॉरी W2 कर दो। ये क्या करोगे? इतना यूरिया का द्रव्यमान लिखने से पहले, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम W2 ही लिख दें। अच्छा, यूरिया का अणु द्रव्यमान इतना लिखने से पहले बढ़िया है कि हम क्या लिख देंगे? M2 लिख देंगे। अब बताइए अभी कहां घूम रहा है, कहां घूम रहा है जल्दी बताइए, कहां घूम रहा है जल्दी बताओ। तो ये कहां घूम रहा है? तो 850 ग्राम जल के 150 ग्राम में घुला जाता है। यानी जल का द्रव्यमान दे रहा है कितना? जल का द्रव्यमान दे रहा है कितना जल्दी बताओ। इसको W1 कर दिया जाए तो कितना ग्राम दे रहा है जल्दी बता दो बाबू। जल का द्रव्यमान W1 850 ग्राम। अच्छा, और फिर बोलो आप क्या जानते हो? जल का द्रव्यमान दे रहा है। अब तो जल का अणु द्रव्यमान आप जानते हो। जल का अणु द्रव्यमान जानते हो कितना? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कितना हो रहा है? M1 इसको बना लो। तो जल का क्या होता है? H2O होता है। तो H2O का 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 16 और 2 18, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। तो हम तो कहेंगे पहले आप इसे आप इतना नोट कर लो।
अब देखिए बाबू, अब यहां पे फिर से अब देखा जाए कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग बात कर चुके हैं लेक्चर 16 में क्या है कि वाष्प दाब के हमने बात किया है क्या चीज कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन में से क्या होगा, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से। तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से हमने कल एक फॉर्मूला बताया था, रेडीमेड फॉर्मूला। एक रेडीमेड फॉर्मूला हमने ये बोला था बाबू कि आप चाहे वो किसी तरह का विलयन हो जाए, चाहे वो सांद्र विलयन हो, चाहे तनु विलयन हो, आपको आंख बंद कर लेना है और उस सूत्र के द्वारा आप किसी भी तरह का विलयन के लिए आपको वो बना दीजिएगा। आपको उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने बात किया था, वो समीकरण था हमारा, वो सूत्र था क्या चीज, पी नॉट माइनस पीएस बटा में पीएस। देखिए हमने बताया था, और ये बराबर था W2 बाई M2 गुने W1 बाई M1। अब देखिए यहां पे सब चीज दिया हुआ है, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है यहां पे, तो यहां पे शुद्ध जल का वाष्प दाब ये दे रहा है, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, विलयन का वाष्प दाब हमको क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद यूरिया का द्रव्यमान दे रहा है, तो यूरिया का द्रव्यमान W2 दे रहा है ना बाबू, तो यहाँ पे W2 लिख देंगे। तो यहाँ पे वाष्प दाब का आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, वाष्प दाब हमारा 23.8 है, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। तो यहाँ पे पी नोट को हम उसी तरह से रखें, पीएस को उसी तरह से रखें, पीएस को उसी तरह से रखें। अब यहाँ पे हम देखें W2 यानी यूरिया का द्रव्यमान कितना ग्राम है, तो 50 ग्राम है। अच्छे, एक चीज और बताइए, यूरिया का अणु द्रव्यमान कितना है, तो 60 ग्राम प्रति मोल है, तो 60 ग्राम प्रति मोल करते हैं हम लोग। अच्छा फिर से बताओ, यहां पे W1 क्या है, यहां पे हमने गलती कर चुका है, यहां पे M1 बाई W1 होगा। अब थोड़ा सूत्र भी देख लेंगे। अब यहां पे W1 क्या है, 850 है, और M1 कितना है, क्योंकि यहां पे बट्टा है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये पलट जाता है बाबू, यानी कि कितना है, गुने 18 ग्राम पर मोल। अब बट्टा यहां पे अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे 850 ग्राम। अब देखिए आपको ग्राम से ग्राम कटा, अच्छे ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट गया। अब बताइए यहां पे 0 से ये 0 कटा। अब यहां पे आपका क्या बचा, जल्दी बताओ। यहां पे 6 से तो 6 18 हुआ। अब यहां पे 6 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब यहां पे ये 10 हो गया, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 85 है, यहां से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 5 85। यानी कि आपका क्या हुआ, यहां पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या बना, पी नोट बना, यहां पे पीएस हुआ, यहां पे पीएस हुआ। हमने पी नोट का वैल्यू अभी नहीं दिया है, और जब नहीं दिया तो नहीं दिया है। अब यहां पे क्या हुआ, बराबर हो जाएगा 3, और यहां पे 17 और 10 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। आप यहां पे सब कुछ जान गए हो। आप जब 3 को 117 से भाग दोगे तो ये लगभग आएगा, आप इसको देख लीजिएगा, ये लगभग आएगा पी नॉट माइनस पीएस, अब बट्टा में पीएस बराबर आएगा 0.0176। ये अगर इसको अगर भाग दीजिएगा तो ये बराबर आएगा 0.0176। इसको देखने वाली बात है, आप इसको 3 में 170 से भाग देते ना। अब देखिए आप जब जैसी भाग दोगे तो अब आपके पास क्या आ गया, हमको पीएस निकालना है, पी नोट जानते हैं हम, तो कैसे करेंगे आप बताओ, आप कैसे बताओ। ये पीएस को इस पार ले जाओ, तो पी नोट माइनस पीएस बराबर क्या हो जाएगा, 0.0176 पीएस।
अच्छा अब आप बताओ इस पीएस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो पी नॉट बराबर हो जाएगा, ये पीएस इधर जाए तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 0.0176 पीएस प्लस पीएस। अब बताओ यहां पे पीएस हो गया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो चूंकि यहां पे 1 कॉमन हो जाएगा बाबू, तो जब 1 कॉमन हो जाएगा तो पी नॉट बराबर हो जाएगा 1.0176 पीएस। अब बताओ आप पीएस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ये पीएस बराबर क्या हो जाएगा, ये इस पास जाएगा, तो पीएस बराबर हमको जो निकालना था, तो पीएस बराबर हो गया पी नॉट बट्टा में 1.0176। अब बताइए पीएस का वैल्यू, हम पी नॉट का वैल्यू ऑलरेडी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए, ये दिया हुआ है आपका 23.8 mmHg दे रहा है, और ये 1.0176। आइए वैल्यू हम जानते ही हैं, भागा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये शायद आंसर होगा पीएस बराबर 23.12 mmHg। आप इसे नोट कर लोगे, यानी कि वाष्पदाब में बिलियन का वाष्पदाब हमारा निकल गया, आप इसे नोट कर लो। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 23.38। देखने वाली बात है, इसमें कोई केमिस्ट्री है नहीं, ये मैथमेटिक्स है, और हम तो चाहेंगे कि आप इसे बिलियन का पीएस निकाल सकते हो आप। तो इस सूत्र को दिमाग में बैठाना है, और ये सूत्र में सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीएस निकालना है, पी नॉट आपको दिया हुआ है, जल का शुद्ध वाष्पदाब दे रहा है, विलय का द्रव्यमान दे रहा है, विलय का अणु द्रव्यमान खुद से निकालना है, ये जल का द्रव्यमान दे रहा है, जल का अणु द्रव्यमान निकालना होगा, और ये सब जानते हो तो गुणा भागा करके पीएस का मान निकाल लेंगे। आप इसे नोट कर लो पहले। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमको बोल रहा है क्या कि वाष्पदाब में, अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन बोल रहा है, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन का गणना करें। अब देखो वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन की गणना करें, तो आप बताओ ना बाबू क्या होता है। सापेक्षिक अवनमन भी हमने पिछले क्लास में बोला है, तो देखिए ये क्या है। अब देखिए ये है वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे, आप बताओ, आप कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहां पे देखिए ये शुद्ध जल वाष्प है, जल का वाष्प है, आपने अब आपसे विलय डाला तो विलयन का वाष्पदाब में क्या होता है, कमी हो जाता है। तो कितना कमी होता है, तो पीएस घटा देंगे तो कमी निकल जाएगा। अब उस कमी में अगर हम पी नोट से अगर भागा दे देंगे, यानी पी नोट माइनस पीएस बटा पी नोट हो जाएगा, यानी शुद्ध जल के वाष्पदाब में विलयन के वाष्पदाब से घटा करके जल के वाष्पदाब से, शुद्ध जल वाष्पदाब से भाग दे देंगे, तो यही है वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। अब सब कुछ तो जानते, घटाना तो है बाबा, घटाओगे तो क्या जाएगा जल्दी बता दो। ये पी नोट कितना है 23.8 mmHg, माइनस पीएस कितना है तो 23.38, अब बट्टा पी नोट कितना है 23.8 mmHg। अब आप सब कुछ तो जानते हो, अब घटाओ तो करना है, घटाओ करके आंसर निकाल लोगे। अब इसे घटाओ करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0176, लगभग इतना आंसर आएगा आंसर। अब देखिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चले। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि क्या है बाबू, यहां पे जल का वाष्पदाब दे रहे हैं। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पे समझिए कि 300 केल्विन 300 केल्विन पर जल का वाष्पदाब दे रहा है कि नहीं। तो 300 केल्विन पर जल का वाष्पदाब दे रहा है। अब इसके बाद बोलता है कि एक मोलल जलीय विलयन का
एक मोलर जलीय विलयन का वाष्प दाब का गणना करें, यानी विलयन का वाष्प दाब बोल रहा है लेकिन उस विलयन का मोलरता दिया, ले टेंशन है। सर आप तो अभी बताए थे सर कि इसमें विलय का द्रव्यमान होना चाहिए, विलय का अणु द्रव्यमान होना चाहिए, विलायक का अणु द्रव्यमान होना चाहिए। हम सर यहाँ पे तो कुछ देवे नहीं किया है, खाली जल का वाष्प दाब दे रहा है। टेंशन तो हो गया रे बाबू। तो अब इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं देकर के यहाँ पे मोलर विलयन जलीय विलयन दे रहा है, यही सबसे बड़ा चीज है। आप इसको देखें नहीं, आप इसको देख लेंगे, इसको आप देख लेंगे ना, एक मोलर जलीय विलयन, तो इसे आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे एक मोलर जलीय विलयन क्या है ये बात करना है। अब एक मोलर जलीय विलयन दे दिया, अब इसके बाद आप आराम से चुटकी बजाते हुए बनाइएगा, समझ में आया? तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप पहले वाला भी वीडियो कुछ देखें, है कि नहीं? और थोड़ा सा भैया लाइक भी करो यार, पता चले तो ना कि हमको कैसा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, कि हम बनाते जा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेहनत जब हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो हमको भी तो कुछ परिणाम मिलना चाहिए ना। क्या हम गलत बोले? तुम लोग, हमको भी कुछ परिणाम मिलना चाहिए, हमको भी लगना चाहिए ना, मेरा भी लगे ना कि हम नहीं भाई हम किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मोलर जलीय विलयन का वाष्प दाब की गणना करें। अब देखिए एक मोलर जलीय विलयन का वाष्प दाब की गणना करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए अब लॉकडाउन में आप लोगों को बैठना नहीं है, बैठ जाइएगा, आदत अगर बैठने का आदत रह जाएगा तो लॉकडाउन टूटेगा तो आपको वही आदत रह जाएगा। आप पढ़ाई मत छोड़िए, आप पे बहुत आशा है, सबको आशा है, आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, सबको आप पे आशा है कि आप कुछ करोगे। तो आप बताओ, अगर बैठे रह जाओगे तो कैसे करोगे? आपको जूझना है जिस माहौल में है। अभी हमारा माहौल यही है कि वीडियो देखेंगे, वीडियो देख करके किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ करके डिफरेंट किताब पढ़ेंगे। फिर देखिए हम लोग तो लगे हुए हैं ना, आप कमेंट कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम नहीं बुझाता है, नहीं समझ में आता है, हमसे बात कीजिए, हमसे शेयर कीजिए। हाँ, हम एक क्वेश्चन कमेंट में आया है कि बेंजीन और नेप्थलीन का क्वेश्चन नहीं बना है, तो बेंजीन और नेप्थलीन का क्वेश्चन नहीं बना है तो आज हम उसका फिर से हिंट देंगे। आज उसका हिंट देंगे, आप खुद से बनाओ, उस वीडियो को देखो और उसको फिर से बनाओ। हम उसको लास्ट में जाते वक्त उस पर हम हिंट करेंगे, ठीक है बाबू? तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोलर जलीय विलयन है। तो मोलर जलीय विलयन का मतलब क्या होता है ये बताओ? मोलर जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? मोलरता कितना है? एक है। तो मोलरता एक का मतलब क्या होता है ये बताओ? मोलरता एक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मोलरता एक का क्या अर्थ है? तो बाबू मोलरता एक का क्या अर्थ है ये समझना है। देखिए कहता है क्या कि मान लो ये जल है, अगर 1 केजी जल में 2 मोल विलय है, 2 मोल विलय घुला है। देखिए विलय और विलायक रहेगा तो यह विलयन बनेगा। हमारा विलयन बनने के लिए 2 चीज होना चाहिए, एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। विलय और विलायक नहीं रहेगा तो विलयन नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो विलयन बनने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? विलय भी चाहिए, विलायक भी चाहिए। तो कह रहा है कि विलायक हमारा कितना चाहिए? तो 1 केजी चाहिए। विलय कितना चाहिए? तो विलय का जितना मोल रहेगा वही उसका मोलरता हो गया। अगर विलय 1 केजी में 2 मोल है तो मोलरता 2, 1 केजी में 4 मोल है तो मोलरता 4, 1 केजी में 10 मोल है तो मोलरता 10, 1 केजी में 1 मोल है तो मोलरता 1। पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? बताइए ना, पकड़ाया? बताइए फिर से बोलिए। तो मोलरता 1 का मतलब क्या होगा कि 1 केजी विलायक में 1 मोल विलय घुला है, बस। 1 केजी विलायक में कितना मोल घुला, कितना घुला हुआ है दीदी बताइए? 1 केजी घुला हुआ है, बस। ध्यान रखना है कि 1 केजी विलायक में 1 मोल विलय घुला हुआ है। क्या मतलब? मोलरता 1 का अर्थ है कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। जल का मतलब कि जलीय विलयन दे रहा है बाबू, 1000 ग्राम जल में
विलय का 1 मोल उपस्थित है या घुला है कि नहीं? आप बताओ। टेंशन है? कहां से निकल गया? मूलतः 1 दिया है, इससे निकल गया। क्या दिक्कत है रे बाबू? क्या दिक्कत कर रही हो? आप बताओ यहां पे, बताओ। यानी कि विलय का मोल भी दे रहा है, विलय का 1 मोल, यानी विलय का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल को किसे सूचित करते हो? तो एन से, तो यहां पे एन लगा देंगे। अच्छा, विलय के लिए तो हम 2 बता दिए कि 2 लगा दो, 1 मोल। कितना आसान क्वेश्चन। अच्छा, एक और बताइए। अब यहां पे किसका द्रव्यमान दे रहा है? जल का द्रव्यमान दे रहा है, तो हम जल का द्रव्यमान ले लेंगे, जल का द्रव्यमान ले लेंगे। जल का द्रव्यमान कितना है? अरे बाबू कितना है रे बाबू, जल्दी बोल रहा यार। तो जल का द्रव्यमान आपका 1000 ग्राम है, तो इसको हम W1 कर लेंगे, 1000 ग्राम। बाबू लोग एंड गुचिया लोग, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्या होगा? जल का द्रव्यमान जान गए। अच्छा, एक चीज और बताइए, जल का अणु द्रव्यमान, जल का अणु द्रव्यमान को M1 से सूचित किया, तो बताइए जल का अणु द्रव्यमान कितना M1 का? तो अणु द्रव्यमान क्या होता है? 18 ग्राम प्रति मोल। तो ये जल का अणु द्रव्यमान भी हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। ये आप बताओ, आप इतना चीज तो आप जान गए। हम कहेंगे पहले इसको दिमाग में बिठा ले, क्या क्या दिखा है? तो मोललता दिया हुआ है बाबू, मोललता कितना है? तो 1 मोललता दिया हुआ है। 1 मोललता का मतलब क्या है? कि मोललता का मतलब, एक का अर्थ है कि 1 केजी विलायक में विलय का 1 मोल घुला है, यानी विलय का 1 मोल, विलय का मोल 1, जल का 1000 ग्राम, जल का अणु द्रव्यमान जान ले। पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है? अब देखिए यहां पे, देखिए आप जब ये चले ना, प्रीमियर लाइव चले, तो आप इसमें नोट नहीं कर पा रहे, कोई टेंशन नहीं है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर से अपने आप इसको नोट कर सकते हो, रोक करके, फोन मार करके, रोक करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से सुनो, यहां फिर से देखा जाए। अब बताओ यहां पे, तो बताओ यहां पे हमने क्या किया? जल का द्रव्यमान अणु द्रव्यमान में निकाल लिया, जल का द्रव्यमान भी अणु द्रव्यमान, तो जल का मोल निकल जाएगा, जल के मोलों की संख्या, N1 कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? N1 बराबर क्या होगा, जल्दी बता दो। W1 क्या है? जल का द्रव्यमान बट्टा M1 किसका? तो जल का अणु द्रव्यमान। तो यानी कि N1 बराबर हम इतना नहीं लिखेंगे, N1 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बट्टा में जल का अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा N1 बराबर 55.5 मोल। अब आप बताओ, विलय का भी मोल जान गए और जल का भी मोल जान गए, दोनों का मोल जान गए। अच्छा, यहाँ पे 300 केल्विन पर जल का, अच्छा केल्विन से क्या मतलब? केल्विन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए केल्विन से अगर ताप अगर बढ़े घटे तो हमारा वाष्प घटेगा बढ़ेगा, यानी इस ताप पे ये वाष्प निश्चित होगा, इसीलिए केल्विन का दे रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ, अब हमको बात करो यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है? 300 केल्विन जल का वाष्प दे रहा है, यानी शुद्ध जल का वाष्प दे दिया बाबू। पी नोट करिए, अभी बात किए हैं, तो कितना हो जाए? 12.3
केपी। अब इसके बाद बोल रहा है क्या चीज, जलीय विलयन का वाष्प दाब का गणना करें, यानी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर वाट। यानी कि जब भी हम कोई विलय घटाएंगे, जब भी कोई विलय डालेंगे तो वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, और वो वाष्प दाब का हम सापेक्षिक अवनमन से तो हम लोग ऑलरेडी बोल ही चुके हैं। तो हम लोग बताइए बाबू, अब हम लोग सब कुछ यहाँ पे निकाल चुके हैं, विलय का मोल यहाँ पे N1 हम जान चुके हैं, ये सब हमने लिख चुका है। तो अब हम लोग इस पे, इसके आधार पे अब हम लोग एक इस पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, और फॉर्मूला पुट करके फट से निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या है। यानी कि वाष्प दाब के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से। तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से क्या होगा, तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से क्या होगा देखता हूं, देख लो। तो क्या होगा इसके लिए, पी नॉट माइनस पी एस, अब बट्टा में पी एस, अभी तो 2 मिनट पहले बताए थे। अब यहां पे क्या होता है, ये बराबर हो जाता है N2 बाई N1। आप वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन का लेक्चर 16 आप देखिए ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब बोलिए क्या होगा, 16 17 देखिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब बोलिए, अब बोलो यहां पे सब कुछ तो जानते हो, सब कुछ तो जानते हो। पी नोट का वैल्यू हम ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, शुद्ध जल का वाष्प दाब 12.3 केपीए, केपीए है बाबू किलो पास्कल। अच्छा, ये पीएस निकालना है, विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस, पीएस निकालना है। N2 बाई N1 हम जानते हैं, तो माइनस अभी रहने दिया जाए, पीएस N2 1 मोल, अब बट्टा 55.5, एक से एक कट जाएगा। अब बताइए क्या होगा, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसको इस पर ले जाए तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या होगा, 1 बट्टा में 55.5 पी एस। काहे ऐसा हो गया, ये पी एस सिंपली इधर गया, भागा में तो गुना में हो जाएगा। अब बोलिए, अब इस पी एस को भी हम क्या करें, इस पर ले जाए तो माइनस वाले का प्लस हो जाएगा, तो पी नॉट बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 55.5 पीएस प्लस पीएस। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5 एलसीएम हो जाएगा, ये पी नॉट बराबर हो जाएगा 56.5, अब बट्टा में 55.5 पीएस। अब पहले इसे नोट, अब देखिए, अब यहां पे आप तो सब कुछ कर चुके हो यहां पे। अब बोलो, यहां पे अभी सब की जरूरत नहीं, अब जो सॉल्व करना है, यहां पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बस यहीं तक था। अब देखिए ये इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी पीएस बराबर ये इधर जाएगा तो 55.5 पी नॉट, अब बट्टा में 56.5। अब सारा का वैल्यू कर लो, पीएस बराबर 55.5 गुने पी नॉट कितना है, तो 12 क्वेश्चन में कितना दिया था, 12.3 दिया केपी, और बट्टा में ये 56.5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बराबर आ जाता है 12.08 केपी आंसर। अब नोट, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, 114 ग्राम ऑक्टेन
अवाष्पशील विलय, यानी कि ये देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, यानी कि ये हमारा ये ऑक्टेन है, एक विलायक है। अब इसका अपना वाष्प दाब होगा, जाहिर सी बात है वाष्प दाब होगा। तो बोलता है ये ऑक्टेन है और ये कितना ग्राम है, 114 ग्राम है। हम द्रव का भाप तो बनेगा रे बाबू, भाप बनेगा, और जब भाप बनेगा तो उसका दाब भी तो होगा रे बाबू। तो बोलता है इसका दाब कुछ भी हमको से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या टेंशन करना, टेंशन क्यों करोगे बाबू। अच्छा, फिर बोलता है क्या कि इसमें हम, आप जानते हो कि कोई भी द्रव है उसमें अवाष्पशील विलय डालोगे, यानी जो भाप नहीं बनता, जो वाष्प नहीं बनाता है, नहीं, तो जब ये वाष्प नहीं बनाएगा तो जानते हो क्या करेगा, ना तो ये वाष्प बनेगा विलय, न तो वाष्प बनेगा, न तो वाष्प बनने देगा। बेटा ना जाए ना जाए दे, न तो ये वाष्प में जाएगा और न तो इस ऑक्टेन को भी वाष्प बनने देगा। जब वाष्प नहीं बनेगा यहाँ पे बाबू तो उसका दाब में कमी होगा कि नहीं होगा। तो बोलता है कि हम डालते कितना द्रव्यमान डालेंगे कि उसके वाष्प दाब में 80% घट जाए, यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो जाए, 80 हो जाए। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। यानी कि आपको यहाँ पे विलय का हम कितना विलय भुनाएंगे वही चीज तो दे रहा है, यानी कि हमको दे रहा है ऑक्टेन का। अगर हम इसका आंसर करें, अगर हम इसका आंसर करें तो कैसे, ऑक्टेन का द्रव्यमान दे रहा है। अब बताइए बाबू, तो विलायक है ऑक्टेन, तो विलायक है तो इसको W1 मान ले, 114 ग्राम, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए फिर से, में ऑक्टेन का सूत्र क्या होता है आप बताओ। ऑक्टेन का सूत्र होता है C8H18। अब बताइए सूत्र जानते हो तो उसका अणुद्रव्यमान तो अपने आप बाप बोल के निकलेगा, तो का अणुद्रव्यमान इसको हम M1 से सूचित कर लें। इसका M1 कितना होगा बाबू, जल्दी बता दीजिए आप, जल्दी बताइए। तो 12 8 96 और 4 100 और 10 114, यानी कि ये भी कितना ग्राम हो गया, 114 ग्राम प्रति। अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम कितना विलय घुलाएं, घुलित अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान का गणना करें। तो बाबू रे विलय का द्रव्यमान बोल रहा है, निकालिए। द्रव्यमान W1 बराबर वाट। अच्छे, फिर इसके बाद लेकिन एक चीज और दे दिया कि जो अवाष्पशील विलय है इसका अणु द्रव्यमान दे रहा है कितना, तो 40 ग्राम। तो विलय का अणु द्रव्यमान M1 बराबर M2, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, विलय को 2 मानते हैं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 40 ग्राम प्रति मोल। 40 ग्राम प्रति मोल। पहले आप एक काम करो, पहले इसे नोट करो। अब देखिए आप हम क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या है, अब यहां पे कह रहे कि इसके वाष्पदाब में, अब इसकी वाष्पदाब में क्या हो जाए जल्दी बता दो। वाष्पदाब को 80% तक घटा दे, यानी वाष्पदाब में कमी कितना हो जाए, 80% तक। तो यानी कि शुद्ध ऑक्टेन का द्रव्यमान, शुद्ध ऑक्टेन का द्रव्यमान कितना होगा, शुद्ध ऑक्टेन का द्रव्यमान जल्दी बताओ। तो शुद्ध ऑक्टेन का द्रव्यमान तो सॉरी शुद्ध ऑक्टेन का वाष्पदाब ना बाबा, वाष्पदाब में कमी हो रहा है, वाष्पदाब P0 अगर हम 100 मानते हैं, चूंकि ये प्रतिशत में बोल रहे हैं आपको, 80% तक घटा दे, यानी पहले 100 था तो 80 हो जाए, यानी कि आपको बराबर दे रहा है शुद्ध ऑक्टेन का वाष्पदाब दे रहा है P0। अच्छा, विलयन का भी वाष्पदाब आप जान जाओ,
पीएस, पीएस कितना है जल्दी बता दो बाबू। तो पीएस कितना हो जाए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो पीएस बोल रहा है 80 हो जाए, क्योंकि 80% तक घटा दे, यानी 100 था पहले, तो अब कितना हो जाए 80 हो जाए। अब तो सब कुछ तो दे दिया रे बाबा। अब इसका केमिस्ट्री खत्म हो गया बाबू। यहां पे वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, यानी कि सापेक्षिक अवनमन से, देखिए आप सापेक्षिक अवनमन से क्या जानते हैं, पी नॉट पीएस, पी नॉट बराबर क्या होता है W2 बाई M2 गुने M1 बाई W1। अब बताइए, सब कुछ तो जानते हैं। अब जब सब कुछ जानते हैं तो क्या होगा, आप बोलो बोलो। यहां पे सब कुछ जानते हैं, बोलिए। अब इसी पे हम लोग सब कुछ लगा दें। पी नोट कितना है तो 100, पीएस कितना है 80, सॉरी यहां पे पी नोट नहीं होगा, पीएस होगा। पीएस कितना हो जाएगा 80, क्योंकि रेडीमेड फॉर्मूला में पीएस होता है, तनु विलीन रहेगा तो पी नोट हो जाएगा बराबर। अब बोलो W2 हमको निकालना है, W2 निकालना है, यानी W2 बट्टा में M2 दे रहा है यहां पे 40 ग्राम प्रति मोल। अच्छे बोलिए, फिर इसके बाद M1 कितना दे रहा है 114 ग्राम प्रति मोल। अब बोलो यहां पे गुने, अच्छे W1 कितना दिया है 114 ग्राम। अब बोले क्या होगा जल्दी बताओ। अब बोलो यहां पे ग्राम से ग्राम, ग्राम प्रति मोल से ग्राम प्रति मोल कट गया, 114 से 114 कट गया। अब बोलो यहां पे W2 बटा 40 बचा है, ठीक है 40 ग्राम हो जाएगा। यहां पे घटा तो 20, अब बटा यहां पे 80 बराबर W2 बटा में 40 ग्राम, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, तो 20 के 80 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताओ W2 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। W2 बराबर हो जाएगा, ये 20 के 80 4 बचा, ये 40 ऊपर चल जाएगा, यानी 40 ग्राम बट्टा में 4 बराबर 10 ग्राम आंसर। आप इसे नोट कर लो। और अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देने के बाद उसका हिंट दे देते हैं कि कैसे आप बनाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको घर पे बनाना है, पहले आप इसे नोट कर लो। चलो बाबू, ये एक तरह का होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को घर पे बनाना है। अब रही बात सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख करके डर लग गया सर, नहीं तो देख करके डर लग गया। जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाओगे तो बनाओगे क्या। और कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप यहां पे समझिए, ये यहां पे समझिए, कहता है 1 बिलियन, जिससे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया जाता है। यानी कि एक हम बिलियन बना रहे हैं, यहां पे हम 1 बिलियन बनाए, ठीक है। तो इस बिलियन में हमको 2 चीज होना चाहिए, जल होना चाहिए, बोले ठीक है जल है, तो ये जल कितना होना चाहिए, तो बोल रहे हैं 90 ग्राम है। अब पहले आप इसे क्या करो कि आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लोगे, आप इसे जब इसे नोट कर लोगे, आप नोट कर लो, तब इसमें क्या होगा कि हम अगर क्वेश्चन मिटा भी देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि आप देखो यहां पे ये 90 ग्राम है, ये 90 ग्राम, तो जब ये 90 ग्राम है, जल है 90 ग्राम, अब इसमें कहता है क्या कि हम 30 ग्राम विलय डाल दें। जाहिर सी बात है, विलय डालेंगे, विलय और विलय डाल दिए तो विलयन हो गया। तो बोलता है कि विलय और विलयन बना करके हम एक विलयन बनाए, ठीक है। उसका वाष्पदाब दे रहा है, इस विलयन का वाष्पदाब 2.8 kPa, ठीक है। यहां पे इसका वाष्पदाब भी हो गया, द्रव बन गया बाबू, तो विलयन का हर विलयन का तो वाष्पदाब होगा ना, तो इस द्रव जल के चलते यहाँ पे वाष्पदाब होगा, और इसका वाष्पदाब होगा 2.8।
अच्छा बात समझते हो, अरे भाई कोई भी द्रव तो उड़ेगा ना, भाप बनेगा ना यार, भाप बनेगा तो ये भाप हुआ तो इसको बाहर निकलने नहीं देगा, तो इसको द्रव बनेगा ना, ये दबाव लगाएगा ना, तो इस दबाव को तो हम भाप वाष्प दाब बोलेंगे। अच्छा फिर से इसके बाद बोलता है उसका वाष्प दाब 2.8 kPa है। अब कहता है कि इसी बिलियन में, यानी कि केस एक हो गया, केस एक हो गया, कितना उसका वाष्प दाब है बाबू 2.8। अच्छा यहाँ पे 30 ग्राम जो विलय डाल रहा है, ये विलय क्या है पता नहीं क्या है, पता ही नहीं है, ठीक है ना, ये जल है, कौन सा विलय डाल रहा है, उसका अणु द्रव्यमान क्या है कुछ दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब बोलता है क्या केस 2 में कि हम इसी बिलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, यानी कि 18 ग्राम जल और मिला देंगे, तो यानी कि तो पहले तो 90 ग्राम था ही बाबू, अब प्लस 18 ग्राम और डाल दिए, यानी कि 108 ग्राम हो गया, 108 ग्राम हो गया। अब बोलता है 18 ग्राम 108 ग्राम जल हो गया, विलय वही है, विलय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कि विलय के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है, आप सिर्फ क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिलियन में 28 बिलियन में हम 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है, तो जिससे नया वाष्प दाब 298 यानी इसी ताप पर 298 kPa हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो वाष्प दाब हो रहा है 2.9 kPa हो रहा है। विलय वही है, यानी कि विलय आपका कितना ग्राम है 30 ग्राम विलय है, तो सिर्फ मतलब नहीं है। अब ये केस दो केस हो गया। अब इसे जिससे नया वाष्प दाब इतना हो जाता है, अब गणना करने के लिए बोल रहे पहला, ये जो विलय जो आप भुला रहे हो, ये विलय का अणु द्रव्यमान क्या होगा, कितना होगा, और दूसरी बात क्या होगा कि जो जल का वाष्प दाब है 298 जल का वाष्प दाब की गणना करें। दो क्वेश्चन है बाबू, दो क्वेश्चन है इसमें, तो क्या करना है जल्दी बताइए। कि जल है 90 ग्राम 30 ग्राम विलय डाले तो इसका वाष्प दाब 2.8 kPa हो जाता है। अगर फिर बोलता है कि इसी में अगर हम 18 ग्राम जल डालते हैं तो 18 ग्राम जल डालते तो उसका वाष्प दाब 2.9 kPa हो जाता है, 2.9 kPa हो जाता है। तो बोलता है कि इसका अणु द्रव्यमान की गणना करें, विलय का अणु द्रव्यमान की गणना करें और जल का वाष्प दाब की गणना करें। अब देखिए दो केस है, एक केस ये है और एक केस ये है, दो केस है, तो हम लोग भी बाबू दो केस की तरफ बनाएंगे, इसको एक इस केस के लिए बनाएंगे और एक इस केस के लिए बनाएंगे, और इस केस में इस केस को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, बस भाग दे देंगे, अपने आप निकल जाएगा। तो एक केस हम आपको बता देते हैं कैसे। देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम अब इस क्वेश्चन को आप पहले आप इसे नोट कर लो। जब आप इसे नोट कर लेते तो देखिए यहां पे क्या है, केस एक हो चाहे केस दो, सबसे पहले हम क्या करें, देखिए यही पे सारा चीज है। देखिए क्या है यहां, माना क्या मानेंगे, तो माना कि विलय का अणु द्रव्यमान, माना कि विलय का अणु द्रव्यमान बराबर m। अब विलय का अणु द्रव्यमान को आप m मान लो, जाहिर सी बात है। अब विलय का अणु द्रव्यमान आपने m मान लिया, और दूसरा चीज एक चीज और, जल का शुद्ध वाष्प दाब को P0 मान लो, ठीक है। जल का शुद्ध वाष्प दाब आपने कितना माना, तो P0 मान लिया। अब हम लोग बात करते हैं, अब बात करें हम लोग केस एक में क्या किया कि विलय का द्रव्यमान दे रहे हैं 30 ग्राम, विलय का द्रव्यमान कितना है, W बराबर 30 ग्राम, किसी को मुश्किल तो बताइए। अब बात करो विलय का अणु द्रव्यमान भी होगा, विलय का अणु द्रव्यमान कितना है बताओ, तो विलय का अणु द्रव्यमान
विलय का द्रव्यमान कितना है जल्दी बताइए आप। तो आप एम मानना है, विलय का द्रव्यमान जान गए, विलय का द्रव्यमान जान गए, तो विलय का मोल नहीं निकल जाएगा बाबू। तो विलय का मोल N2 निकालो, टू कर दो ना, टू कर दो, तो टू कर दिया तो आपका कितना निकलेगा, तो 30 बटा दिया गया द्रव्यमान बटा अणुद्रव्यमान। अब बता दो यहां पे, अब बोलो ये तो विलय के लिए हो गया। अब जल भी तो दिया है बाबू, तो जल का कितना ग्राम है, 90 ग्राम है, तो जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान कितना है जल्दी बताओ। तो जल का द्रव्यमान है 90 ग्राम, जल का द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम। तो जल का द्रव्यमान, जल का अणु द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल। अब बोलो जल का द्रव्यमान जान गए, जल का अणु द्रव्यमान जान गए, तो क्या आप बताओ जल का द्रव्यमान और जल का अणु द्रव्यमान निकाल दे तो जल का मोल नहीं निकलेगा। तो जल का मोल N1 बराबर 90 बट्टा में 18 यानी 5 मोल। आप पहले से नोट करो। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब क्या करेंगे, जल का मोल भी निकाल लिया आप, विलय का भी मोल निकालिए, तो जल का मोलस निकल जाएगा। जल का मोलस कैसे निकलेगा ये बताओ। तो जिसका मोलस निकाला होता है इसको x1 से बात कर लें, तो कैसे निकालेंगे जल का मोलस, कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। तो जल का मोलस निकालने के लिए बोलते हैं क्या बाबू, कि जिसका निकालना होता उसका मोल ऊपर बटा कुल मोल, जाहिर सी बात है। तो जिसका जल का मोल निकालना तो जल का मोल ऊपर, यानी जल का मोल x1 बराबर क्या हो जाएगा, जल का मोल कितना दिया बाबू 5 मोल, 5 मोल। अब बट्टा में आप यहां पे जल का मोल 5 मोल है, अब प्लस यहां पे 30 बट्टा में m। अब एक चीज बताओ यहां पे, अब बताओ क्या होगा, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। ये एलसीएम ले लेंगे x1 बराबर, यहां पे एलसीएम m ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम m ले लेंगे। तो एलसीएम m ले लेंगे तो ये 5m, 5m प्लस 30, ये पूरा बड़ा एलसीएम हो जाएगा कितना, 5m, 5 मोल का 5 मोल, ये मोल मोल से कट जाएगा, टोटल कट जाएगा, ये भी तो मोल है। अब बोलो इसमें हम क्या करेंगे, ये m ऊपर चले जाएगा, और ये m ऊपर चले जाए तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, आप जब इसको मिटा देते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये ऊपर चले जाएगा तो 5 है। अब इसमें 5 को कॉमन ले लो, 5 m प्लस 6, 5 से 5 कट गया तो x1 बराबर क्या हो जाएगा m प्लस 6। अभी हमने केस 1 की बात किया है बाबू, किसकी बात किया है, तो केस 1 का। अब हम लोग क्या किया जाए, राल्ट के नियम से, किसके नियम से, तो राल्ट के नियम से, राल्ट के नियम से हमने बात किया है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा, पीएच क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब। तो बताइए यहां पे विलयन का वाष्प दाब जो है वो बराबर है, कब वो बराबर होता है, उस ब्लैक का मोलंस, ब्लैक का मोलंस अगुणे शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अब बताओ विलयन का पीएच का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 kPa, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2.8 बराबर, 2.8 बराबर, ऐसे करें, यहां लिख देते हैं आपको, यहां है 2.8 बराबर हो जाएगा, 2.8 बराबर हो जाएगा x1 का मान कितना है जल्दी बताइए, तो m प्लस 6 इक्वेशन 1 बना लेंगे। ये किसके लिए निकला, ये केस 1 के लिए निकला, किसके लिए निकला बाबू, तो केस 1 के लिए निकला। अब इसके बाद हम केस 2 की बात करें, अब ये पूरा पूरा पहले नोट कर लो। अब देखो केस 2 में क्या करेंगे,
केस 2 में बाबू विलय का मोल तो वही है, काहे कि हमने केवल जल डाला है, तो विलय का मोल कितना है, तो विलय का मोल 30/m, कोई टेंशन नहीं है, विलय का मोल 30/m 10 का 10 है। अच्छे, जल का द्रव्यमान क्या बोलता है कि जल का द्रव्यमान हमने क्या किया है, 18 ग्राम डाल दिया, तो 90 ग्राम तो था ही, और 18 ग्राम कितना हो जाए, 108 ग्राम। अच्छा, जल का अणु द्रव्यमान कितना होगा जल्दी बताओ, जल का अणु द्रव्यमान 18। अब बताओ, जल का द्रव्यमान जान गए, जल का अणु द्रव्यमान जान गए, तो जल का मोल ही निकलेगा। ये मान लो N2 है, तो जल का मोल कैसे निकलेगा, जल का मोल कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। N1 बराबर 108 अब बटा में 18, यानी दिया गया द्रव्यमान यानी 6। अब बताओ, अब इस केस 2 में जल का मोल भी जान गए, विलय का भी मोल जानते, जल का भी मोल, तो जल का मोल अंश निकल जाएगा। जल का मोल अंश कितना निकलेगा बाबू, तो जल का मोल अंश निकलेगा N1 प्लस N2। अब देखो ये क्या करेंगे, बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब जब इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो जब यहां पे ये जल का मोल अंश यहां पे x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा N1 कितना, तो 6 मोल, N1 कितना 6 प्लस 30/m है, तो 10 यहां पे 5 जहां था वहां पे 6 आ रहा है, तो ये सॉल्व करोगे तो m/m प्लस 5 आ जाएगा। क्योंकि यहां पे 6 के कॉमन लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो 6 कॉमन लेंगे 5 आ जाएगा, यानी x1 बराबर हो जाएगा m प्लस 5। इसी तरह से सॉल्व करेंगे उसको भी। अब बता दो, अब हम क्या करेंगे, अब इसको तो आप तो नोट कर चुके हो। अब बताओ, यहां पे देखो, अब देखो रॉड के नियम से अब क्या जानते हो, PS बराबर x1 P0। PS कितना दिया है, केस 2 में 2.9 हो जाता है, 18 ग्राम मिलाते हैं तो 2.9 हो जाता है, उसका यही ना क्वेश्चन है। तो अब बोलो यहां पे क्या है कि 2.9 हो जाता है। अब बताओ यहां पे क्या है, 2.9 हो जाता है, तो अब बात करो, अब ये PS 2.9 बराबर x1 का मान यहां पे निकाल चुके हो, m प्लस 5 P0। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में भागा दे दो, इक्वेशन 1 भाग दो, तो P0 से P0 यहां पे P0 होगा। अब ये भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, P0 से P0 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, बस एक m बचेगा, m सॉल्व कर लेंगे। अब इसको आप घर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है।